हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ दिस मास्टर क्लास। सो आज के लेक्चर में वील ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सीक्रेट टू द हाई रिवॉर्डिंग ट्रेडिंग सेटअप. Now there are few things which you have to understand that apart from technical understanding, right? Apart from technical understanding, हम लोगों को एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी होना बहुत ज़रूरी है मार्केट में या ट्रेडिंग में, क्योंकि हम लोग एक ब्लैंक माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते. हम लोगों के डिसीजन मेकिंग बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हम लोग जो भी डिसीजन ले रहे हैं अगर वो गलत हो जाए, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डिसीजन लेना इज़ नॉट वेरी टफ. अगर सपोज़ कोई एक डिसीजन हमने ले लिया और वो गलत हो गया तो उस चीज़ को हम लोग को किस तरह से हैंडल करना है वो हमें पता होना चाहिए. और ये कब आएगा? जब आपका माइंडसेट स्टेबल है, आप एक साउंड माइंड के साथ, एक साइकोलॉजिकली माइंड के साथ अगर आप ट्रेडिंग करोगे तब जाके ये चीज़ें बिल्ड होंगी. सिर्फ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होना कि कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया या अपने ओ पे आ गया, ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी नहीं है. क्योंकि अगर सपोज़ मैं इस तरह से मार्केट घूम रहा है, यहाँ पे मुझे पता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, प्राइस अगर घूम के नीचे आ रहा है, मैंने ये डीलिंग रेंज लो से ये डीलिंग रेंज हाई पे मार्क किया, मुझे दिख रहा है ये इक्विलिब्रियम है, इसके नीचे ओ है, प्राइस इस ओ पे आ गया. अब क्या? सारी टेक्निकल चीज़ें तो मुझे पता थी, मैंने कर ली. अब यहाँ आने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आपका माइंड किस तरह से बिहेव करता है, वो मैटर करता है. क्योंकि प्राइस इतना इजीली नीचे नहीं आएगा. अगर मैं रीसेंट एक एग्जांपल लूँ, मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि निफ्टी यहाँ से फॉल कर रहा था, जब निफ्टी यहाँ से फॉल कर रहा था, यहाँ पे पूरा सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया था यूएस ईरान को लेके. ठीक है, सारी न्यूज़ नेगेटिव आ रही है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो के फॉल कर रहा है, गैप डाउन ओपन फॉल कर रहा है. न्यूज़ में सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मार्केट अभी और नीचे जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जा सकता है. अब यहाँ पे आपने एनालाइज कर रखा है कि मेरा ये डीलिंग रेंज लो है, ये हाई है, ये मेरा इक्विलिब्रियम था, इसके नीचे प्राइस ओटी पे आ गया. अब क्या, यहाँ पे जो आने के बाद जब दिखता है ना प्राइस इतनी स्पीड में फॉल करता हुआ नीचे आया, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों की हिम्मत है ना, जवाब दे देती कि यहाँ से बाय करना है कि नहीं करना है. दे वेट फॉर द कन्फर्मेशन, और मार्केट फिर उनको कन्फर्मेशन के बाद मौका नहीं देता है. यू कैन सी एक स्ट्रॉन्ग अप मूव, गैप अप मूव, कंसोलिडेशन. कहाँ एंटर करेंगे? ठीक है, पुल बैक का अगर वेट भी करेंगे, मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट होकर ऊपर चला गया तो कहाँ एंट्री बनाओगे? सो दिस वॉज योर एंट्री, क्योंकि पता है यहाँ लिक्विडिटी हंट हुई. ठीक है, यहाँ पे मेरा ओ टी जोन टैप हो गया. बट यहाँ पर अगर मेरी साइकोलॉजिकल बिलीफ सिस्टम ही मेरा स्ट्रांग नहीं था, मुझे खुद के सेटअप या एनालिसिस पे बिलीफ ही नहीं था, फेथ ही नहीं था, तो मैं कैसे यहाँ पे एंट्री प्लान करूँगा, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. यू जस्ट कान लुक के मार्केट बुलिश है या बेरिश है, फिर मेरा ये पर्टिकुलर सेटअप फॉर्म हो रहा है और यहाँ से मैं एंट्री ले लूँगा. ठीक है, चलो अपने एंट्री भी ले लिए. मार्केट अगर आपके स्टॉप लॉस की तरफ चला गया तब क्या होगा? ठीक है, तो वो सिचुएशन अगर हैंडल करने आपको नहीं आती, आप साइकोलॉजिकली इतने स्टेबल नहीं हो, तो ट्रेडिंग में इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हैंडल. सो फॉर दैट हम लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? एक तो पेशेंस होना चाहिए, राइट? इफ़ यू रिमेंबर, जब मार्केट गिरा था निफ्टी का, मेरे से मिस हो गया था, राइट? बट मैंने फोमो में आके एंटर नहीं किया कि नहीं अब तो शॉर्ट ही करेंगे, मार्केट तो और नीचे लेके जाएंगे. आई वॉज़ वेरी पेशेंट, काम था. आई वॉज़ वेटिंग दैट कि यहाँ की अपॉर्चुनिटी मिस हुई तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी. सो यू हैव टू हैव पेशेंस और लॉट ऑफ पेशेंस कि मार्केट आपके लेवल पे आएगा, आपका दूसरा सेटअप फॉर्म होगा, तब आप एंट्री लोगे. मिस हो गया, मिस हो गया. देन डिफाइन ट्रेड एनवायरनमेंट. एज आई सेड कि मार्केट में जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या फिर आपने कोई डिसीजन लिया, वो डिसीजन फेल हो रहा है, आप उसको हैंडल कैसे करोगे वो मैटर करता है. तो वो आपका एनवायरनमेंट बताएगा कि आपका मेंटल स्टेट क्या है उस पॉइंट पे. क्या आपकी तबीयत तो नहीं ख़राब है, या आप कुछ स्ट्रेस में हो, क्या किसी से झगड़ा करके आ गए आप, या घर में कोई इशू चल रहे, या आप बाहर ऑफिस जा रहे थे, आपने किसी से लड़ाई की, ऑफिस में बैठ के आप ट्रेड ले रहे हो. तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है. आपका लॉस हो गया या रिवेंज में ट्रेड कर रहे हो, या आपका मिस हो गया और फोमो में एंटर कर रहे हो, ये सारा एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो डिफ़ाइन करता है आपकी ट्रेडिंग को कि किस तरह से आप ट्रेड प्लान करोगे. आपकी सक्सेस उस पर डिपेंड करेंगी.
राइट। डिटरमाइन ट्रेड पैरामीटर्स, कि आपके ट्रेडिंग के पैरामीटर्स आपको ऑलरेडी डिफाइन करने हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सपोज मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, आपने डिफाइन किया कि यहाँ पे जब पुल बैक लेगा मैं एंटर करूँगा, बट ये पुल बैक इतना स्ट्रॉन्ग या इम्पल्स के साथ आया है कि आपने अपने जो प्लान किया था लॉन्ग करने का, उससे आप पलट के सीधा बोलो कि नहीं अब तो मैं यहाँ से शॉर्ट कर दूंगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपके पैरामीटर बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर मार्केट पता है कि यहाँ से गिरने के बाद लॉन्ग करना है आपको, तो किस तरह से आ रहा है मार्केट ना, उसको देख के आप अपने पैरामीटर चेंज नहीं कर सकते बेस ऑन दैट थिंग ना। एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया आपका डिफाइन होना चाहिए, राइट। कि मेरा हायर टाइम फ्रेम का एक पीडीआरए फॉर्म हुआ, विल वेट फॉर द मार्केट टू कम ऑन दैट लेवल। फिर मैं देखूँगा कि मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की है क्या नहीं। फिर आई विल वेट के लोअर टाइम फ्रेम पे क्या मुझे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने मिल रहा है क्या नहीं, क्या डिस्प्लेसमेंट है क्या नहीं। ऑल दीज आर दी एग्जीक्यूशनेबल क्राइटेरिया। सो ये सारी चीज़ें कब होंगी, जब आप एक काम माइंडसेट के साथ सारी चीज़ें सोचोगे। आपको सारी चीज़ें पता तो है टेक्निकल, बट जब भी मार्केट में आता है ना, ट्रेड सेटअप फॉर्म होने आता है, तो एक फोमो बिल्ड होने लगता है। मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया तो मार्केट यहाँ से शूट कर गया तो मार्केट ऐसा हो जाएगा, मार्केट वैसा हो जाएगा। और ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते, तो सारे क्राइटेरिया आपके पता होने चाहिए आपको। नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इट शुड पैन आउट। आई ऑलवेज से दैट ट्रेड विथ इंटेंट। आपका इंटेंशन प्रॉपर होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का इंटेंशन क्या है और मार्केट क्यों ये पर्टिकुलर चीज़ कर रहा है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आके सडन ऊपर जा रहा है तो मार्केट क्यों जा रहा है, मार्केट किसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, क्या मार्केट में बाइंग एक्चुअल में है, रियल है। ये सारे इंटेंशंस पता होने चाहिए। और ये सब कब आएंगे, द मोर यू स्पेंड टाइम विद द चार्ट, राइट ना। एक्सपीरियंस फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप ट्रेड प्लान करो, भले वो स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो, आपको उसको जर्नल करना है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम सपोज़ मुझे दिख रहा है कि मार्केट मेरे एक ट्रेडिंग सेटअप फॉर्म करता हुआ दिख रहा है और वो ट्रेडिंग सेटअप पे मैंने एंट्री बनाई और मार्केट टारगेट की तरफ नहीं जाके स्टॉप लॉस की तरफ अगर जाता है, उस केस में मुझे ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ऐसा भी मार्केट कर सकता है, बिकॉज मैंने ये सारी सिचुएशन देखी है पहले। तो इससे मुझे एक्यूरेसी पता चलती है कि अगर मैं कोई सेटअप ले रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसके पहले एक बार ऐसा भी हुआ था कि ट्रेड फेल हो गया था। तो वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आएंगी, जर्नल के साथ आएंगी। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप ऑन द स्पॉट नहीं बैठ सकते कि मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ये तो पता ही नहीं था मुझे, पहली बार ही हो गया, अब मैं क्या करूँ। नाउ इफ़ यू रिमेंबर प्रीवियसली वी डिस्कस हाउ टू मिटिगेट योर लूजिंग ट्रेड। जब हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप किस तरह से उसको हैंडल करोगे एंड किस तरह से उस लॉस को मिटिगेट करोगे। सपोज मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया और फिर आपके टारगेट की तरफ जा रहा है, आपको एक नया ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है या नई फ्रेश लिक्विडिटी अगर फॉर्म हुई थी उसको हंट करने के बाद जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। ये सारी चीज़ें देख के आप फिर से एंटर कर सकते हो और ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आएंगी, राइट। कि आपको पता है कि हाँ स्टॉप लॉस हंट करने के बाद भी मार्केट डायरेक्शन में जाता है, मैंने जर्नल कर रखा है, मैंने देख रखा है। तो all these things are very important apart from technical understanding. So always say don't just learn the order block and fair value gap क्या होते हैं, also learn all these things के how you have to journal, how you have to observe the market and how you have to control your mindset. Now moving forward, कोई भी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी कब बढ़ती है, जब हम लोग मल्टीपल फैक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं और हमें पता चलता है कि मल्टीपल कन्फर्मेशन जब मिलती है, ठीक है। तो जो हाई रिवॉर्डिंग ट्रेडिंग सेटअप होता है ना, उसके लिए भी हम लोग को ना मल्टीपल एस्पेक्ट को एनालाइज करना पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है, तब जाके हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। जस्ट एक चार्ट को देखने से कि मार्केट एक पी पे आ गया और यहाँ से रिवर्स करेगा, इट्स नॉट इनफ। यहाँ से रिवर्स करेगा या नहीं करेगा वो चीज़ें समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस पर्सपेक्टिव ऑन डिफरेंट डिफरेंट टाइम लेवल्स। So starting with, there is a big picture perspective where we'll look for macro market analysis, the interest rate analysis, the intermarket analysis, and seasonal influence. We will discuss each and everything in detail further in the video. So just to give a gist, macro market analysis basically it's about inflation, कि मार्केट में कितनी महंगाई है उसके ऊपर डिपेंड करता है मार्केट कैसे रिएक्ट करें। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई है सो इट्स अ वेरी नेगेटिव थिंग फॉर द मार्केट, तो यू कैन सी अ पेरिश मार्केट। अगर महंगाई नहीं है मार्केट में या फिर मार्केट एक नॉर्मल है, स्टेबल है, यू कैन सी अ न्यूट्रल टू अ बुलिश मार्केट। सो मैक्रो मार्केट एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है ना। इंटरेस्ट रेट एनालिसिस बेसिकली जो फेड का इंटरेस्ट रेट आपने सुना रहेगा, जो हम लोग देखते हैं फॉरेक्स में। सिमिलरली इंडिया में क्या होता है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट निकालती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है।
आरबीआई क्या करती है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, मार्केट में दिख रहा है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है, तो आरबीआई क्या करती है, इंटरेस्ट रेट गिरा देती है ताकि मार्केट में एक स्टेबलनेस हो सके, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। सिमिलरली अगर दिखता है आरबीआई को कि इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द मार्केट, तो इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा देती है ताकि फिर से मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन को स्टेबल रख सके। Now, inter-market analysis is basically you have to look for other markets like commodity क्या होता है, किस तरह से चल रहा है, now डॉलर इंडेक्स किस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। now डॉलर इंडेक्स इज़ नॉट वेरी यूजफुल फॉर द इंडियन मार्केट, इसके लिए एक डॉलेक्स बोल के आता है इंडेक्स फॉर द एनएससी एंड बीएससी। विल टॉक अबाउट दिस इन अ ब्रीफ फर्दर इन द वीडियो। ना कमोडिटी लाइक सिमिलरली अभी यूएस ईरान वॉर हुआ, क्रूड ऑयल शूट किया, जिससे पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो अपना निफ्टी गिर गया, ठीक है। सो इस तरह से इंटर मार्केट एनालिसिस करने से आपको पता चलता है कि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं इंडेक्स या फिर मार्केट, तो वो किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। सीजनल इन्फ्लुएंस बेसिकली लाइक अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके से अलग अलग जो मार्केट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू एनालाइज आवर मार्केट। नाउ इंटरमीडिएट पर्सपेक्टिव इज़ अबाउट टॉप टू डाउन एनालिसिस, किस तरह से हम लोग मंथली, वीकली, डेली एंड देन फिर 4 आवर 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। नाउ देयर इज़ अ कॉट डेटा। कॉट डेटा इज़ बेसिकली कमर्शियल ऑफ ट्रेडिंग, जो हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो यूएस मार्केट में होता है। इंडियन मार्केट में ये डेटा नहीं होता है, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ऑप्शन चेन, जिससे हमें पता चलेगा कि ओआई कितना बिल्ट हुआ है, कहाँ पे सेलर्स की पोजीशंस बिल्ट हुए, फिर एफआईज ने कहाँ पे बाय या सेल कर रखा है, ये सारी चीज़ें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस कॉट डेटा। मार्केट सेंटिमेंट्स, किस तरह से मार्केट में सेंटिमेंट्स बिल्ड हो रहे, बुलिश है या बेरिश है, रिटेलर्स क्या पर्सपेक्टिव क्या है या मार्केट का कंडीशन क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग मार्केट सेंटिमेंट पता चलता है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव is about correlation analysis, like if you have heard about the smart money divergence, तो एसएमटी डाइवर्जेंस होता है दो इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी है। तो अगर निफ्टी में बाइंग हो रही है और यहाँ पे हम लोग दिख रहा है कि एक स्विंग फेलियर हो गया, और बैंक निफ्टी में हमें दिख रहा है कि मार्केट में एक नया स्विंग फॉर्म हुआ, तो हमें पता है कि यहाँ पे स्विंग फेलियर हुआ है और यहाँ पे नया स्विंग फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली ट्रैप फॉर्म हो रहा है, मार्केट इज़ गोइंग टू रिवर्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एसएमटी डाइवर्जेंस से पता चलती है when we study about the correlation analysis। then we have time and price theory, like कौन से टाइम फ्रेम में प्राइस किस तरह से रिएक्ट करेगा। now if you have heard about kill zones in forex, similarly we have am session and pm session, then weekly basis पे how the weekly profile is going to react, then daily market में daily ranges क्या रहेंगे, your amd also comes under this accumulation manipulation distribution। then the interbank price delivery algorithm about the institutional order flow के मार्केट बुलिश है या बेरिश है, हम लोग को इंस्टीट्यूशन स्पॉन्सरशिप से पता चलेगा। देन लिक्विडिटी कहाँ पे है, किस तरह से स्विंग हाई है, कौन सा की हाई की लो है जहाँ पे लिक्विडिटी फॉर्म हो सकती है। और हमें कोर कंटेंट में भी देखा था किस तरह से इब्डा से मार्केट की कंडीशंस हमें पता चलती है, जैसे कंसोलिडेशन है, रिट्रेसमेंट है, रिवर्सल एंड ऑल दिस थिंग्स। सो दिस इज़ योर होल समरी जो हम लोगों को ऑब्जर्व करना है मार्केट में अलॉन्ग विद द चार्ट, and based on that we will define our high reward trading setup। now moving forward, the big picture perspective, as I said, macro market analysis talks about inflation कि inflationary है या deflationary, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा। there are two index, one is CPI and other one is WPI। WPI हमारे इतना काम का नहीं, this is your wholesale price index। CPI is your consumer price index, जो हम लोगों को बताता है कि महंगाई कितनी है मार्केट में। जो हमारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, या फिर जो पेट्रोल के भाव होते हैं, या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, या सारी चीज़ें जो होती है वो सारी कंज्यूमर गुड्स में आती है। तो इनका जो प्राइस होता है, जब अगर बढ़ता है तो महंगाई बढ़ गई है, इनका प्राइस गिरता है तो मतलब महंगाई कंट्रोल में है या महंगाई कम हो रही है। सो बेस्ड ऑन दिस इंडेक्स हम लोग को पता चलता है कि मार्केट में महंगाई है या नहीं है। अगर महंगाई ज़्यादा रहेंगी तो मार्केट पे एक नेगेटिव प्रेशर आएगा, और महंगाई अगर स्टेबल है, कंट्रोल में है, तो मार्केट न्यूट्रल टू बुलिश रहेगा, राइट। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट एनालिसिस के मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे आपने सुना है फेड का इंटरेस्ट रेट होता है, वैसे आरबीआई का भी होता है। तो आरबीआई क्या करती है, क्वार्टर मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेट होती है, वो क्वार्टरली हर 3 महीने में एक आपकी हर 3 महीने में इंटरेस्ट रेट सेट होता है, जो बेंचमार्क होता है, जो डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट जो बैंक का है, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई रेपो रेट सेट करती है।
आरबीआई ने रेपो रेट सेट कर दिया सपोज एक्स, ठीक है। तो बैंक इसको एज अ बेंचमार्क यूज़ करेंगे और जब ये लोन देते हैं मार्केट में तो ये क्या करेंगे, x+1 अमाउंट रखेंगे ताकि वो जो 1 रहेगा वो उनका प्रॉफिट है और x जो है उनको आरबीआई को वापस देना है, क्योंकि आरबीआई से ही पैसा लेंगे, ठीक है। फिर अगर जब लोगों से पैसा लेते तो लोग क्या करते हैं, x-1 के रेट पे लोगों से पैसा लेते, तो लोगों को जो आरबीआई ने एक्स का डेटा सेट किया है उससे कम रेट पे लोग देंगे सो दैट उनको फ़ायदा हो। तो इस तरह से ये रेपो रेट वर्क करता है फॉर लोन्स एंड अदर थिंग्स। तो ये इंटरेस्ट रेट किस लिए यूज़ होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल होने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है मार्केट में तो लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, जिससे क्या होगा, बिजनेस ग्रोथ होगी, मार्केट में पैसा इंजेक्ट होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, एंड सो एंड फोर्थ एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली अगर इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे ताकि मार्केट में पैसा कम रहे। नाउ नेक्स्ट इज़ आवर इंटर मार्केट एनालिसिस। वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द कमोडिटीज़। जैसे मैंने एग्जांपल बता दिया था कि रिसेंटली क्रूड ऑयल बढ़ रहा था तो निफ्टी गिर रहा था, और सेम कंडीशन नहीं होंगी हर बार। कभी कभी ऐसा होता है, गोल्ड गोल्ड वी यूज़ फॉर हेजिंग। तो अगर सपोज़ मार्केट में नेगेटिव स्ट्रेस है तो लोग क्या करेंगे, इंडेक्स से पैसा निकाल के गोल्ड में डालेंगे, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ योर सेफ एसेट, ठीक है। हेज करने के लिए दिस इज़ योर सेफ एसेट। तो जब गोल्ड में पैसा आएगा तो गोल्ड का मार्केट शूट करेगा और इंडेक्स क्या करेंगे, गिरेगा। इस तरह से हमें इंटर मार्केट एनालिसिस देखना है बेस्ड ऑन अदर द कंडीशंस के फैक्टर्स, किस तरह से मार्केट में फॉर्म हो रहे, कंडीशंस बन रही है। नाउ डॉलर इंडेक्स इज़ नॉट मच यूजफुल फॉर द इंडेक्स, कि करेंसी में ट्रेड करते हो तो मैटर करता है। इससे सिमिलर आता है एक डॉलेक्स आता है, यू कैन गो एंड सर्च अबाउट इट, बीएसई और एनएसई पे होता है। तो इसमें हमारा इंडियन करेंसी किस तरह से डॉलर के साथ परफॉर्म कर रही है उससे पता चलता है, और बेस्ड ऑन दैट हम लोग एनालाइज कर सकते हैं हमारे इंडियन मार्केट को। नेक्स्ट इज सीजन इन्फ्लुएंस, कि बुलिश सीजनल टेंडेंसी है, बेरिश है, वो हम लोगों को क्वार्टर हमें पूरा साल का डेटा देखना है फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स के मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया, कौन से क्वार्टर में कौन से सीजन्स पे किस तरह से रिएक्ट करता है। बेस्ड ऑन दैट हमें पता चलेगा कि अच्छा ये सीज़न में भी मार्केट इस तरह से रिएक्ट कर सकता है। नाउ ऑल 4 थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हम लोगों को इनमें से कोई भी 2 चीज़ों पे ही फोकस करना है, एंड द बेस्ट वन इज़ दीज टू, क्योंकि दिस आर द ईजी थिंग। ये करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ये थोड़ा इजी है कि सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट बिग पिक्चर, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ऑन अ मंथली बेसिस, और एक मंथली बेसिस पे कैंडल फॉर्म हुई और एक हायर टाइम फ्रेम की पीओआई पे या पीडीआरए पे मार्केट आया। यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि एक क्वार्टर हो गया है, राइट, फ्रॉम जैन फेब मार्च अप्रैल जो भी एक क्वार्टर हुआ, और यहाँ पे प्राइस आके रुका है। इस क्वार्टर में हमें पता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिफाइन होने वाला है बेस ऑन दी इन्फ्लेशन, या फिर सीपीआई डेटा आने वाला है और मार्केट रुका है यहाँ पे। तो वो डेटा के बेसिस पे और इंटरेस्ट रेट के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे यू कैन एंटिसिपेट कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है या नहीं, या कंटिन्यू करेगा। वो हमें पता चलता है कि अगर पता है कि इंटरेस्ट रेट कंट्रोल में है, चेंज नहीं हो रहे हैं, आगे चल के इंटरेस्ट रेट कम भी हो सकते हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट, और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, दैट मीन्स और एवरीथिंग इज पॉजिटिव फॉर द मार्केट, नथिंग नेगेटिव, देन मार्केट में भी कंसोलिडेट के कंटिन्यू कर सकता है ना हायर साइड, या छोटा रिट्रेसमेंट लेके भी कंटिन्यू कर सकता है। सो हमें आने वाले 3 महीने 6 महीने का एक पिक्चर सामने आता है हमारे, कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज योर बिगर पिक्चर एनालिसिस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव। इन द इंटरमीडिएट पर्सपेक्टिव विल डू द टॉप डाउन एनालिसिस लाइक ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। वी विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से आने वाले टाइम पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। बेस्ड ऑन दैट विल मूव ऑन टू अ वीकली टाइम फ्रेम चार्ट, जहाँ पे हम लोग पी या हमारे पी डी आर एज मार्क करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दिस ऑन डेली टाइम फ्रेम वी विल रिफाइन देम। ओके, now moving forward to कॉट डेटा, एज आई सेड इंडियन मार्केट में इट्स नॉट यूज़फुल। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा रीड करेंगे कि कहाँ पे ओ आई बिल्ट हुआ है, कहाँ पे ओ आई ज़्यादा है, कहाँ पे नहीं है, सेलर्स की पोजीशन किस तरह से बनी है, कहाँ से हम लोग रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एफ आई ने क्या किया है, एफ आई ने सेल किया है, नेट सेल किया है या नेट बाय करके रखा है। ऑल दिस थिंग्स वी विल अंडरस्टैंड इन दिस। Then next is market sentiment, whether market is bullish or bearish based on the sentiments. Now in this thing again we don't need all these three, सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। तो we'll use top down analysis and the OI data instead of this COT data, right? Moving forward to short term perspective. So in a short term perspective we will do some correlation analysis like SMT divergence होता है। We all have heard about the SMT divergence, like for example अगर निफ्टी मूव कर रहा है, निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया, एक स्विंग फेलियर दिया, ठीक है,
और डाउन साइड मूव किया। सिमिलरली बैंक निफ्टी मूव करने के बाद बैंक निफ्टी एक नया स्विंग हाई बना के फिर नीचे आया, मतलब बैंक निफ्टी ने ये लिक्विडिटी हंट की है और निफ्टी में यहाँ पे स्विंग फेलियर हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक ट्रैप क्रिएट हुआ था। सो दिस इज हाउ वी डू द को रिलेशन एनालिसिस ऑफ डिफरेंट मार्केट लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ऑल्सो सेंसेक्स, एंड बेस्ड ऑन दैट को रिलेटेड पेयर हम लोग डिसाइड करते हैं कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है, और ना लोअर टाइम फ्रेम वी आर टॉकिंग अबाउट, शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव विच इज बिलो डेली टाइम फ्रेम, राइट। नाउ इट कम्स द टाइम एंड प्राइस। सो क्वार्टरली इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था किस तरह से हर एक क्वार्टर में क्या होता है कि मार्केट अगर सपोज ये क्वार्टर से ये क्वार्टर मूव किया, फ्रॉम टॉप टू डाउन एक बेरिशनेस देखने मिली। नेक्स्ट क्वार्टर में देयर आर हाई चांसेस आइदर इट विल कंसोलिडेट और इट विल रिवर्स। सो मार्केट क्वार्टरली अपने बायस चेंज करता है। क्यों? प्रीवियसली हमने देखा कि क्वार्टरली आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डेटा आता है, इन्फ्लेशन डेटा रिवाइज होते रहता है। सो बेस ऑन दैट हमें पता चलता है कि मार्केट की कंडीशन कैसी है, उसी तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। तो दिस इज़ हाउ क्वार्टरली इफेक्ट वर्क्स इन द मार्केट। देन ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम एज आई सेट किया, अगर हम लोग ने एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर रखा है मंथली टाइम फ्रेम पे और मार्केट वहाँ पे आता है, देन ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम अगर मार्केट यहाँ रुक रहा है, सो विल अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर क्या है कि किस तरह से उस टाइम फ्रेम में कोई डेटा आने वाला है कि सीपीआई न्यूज़ है या इंटरेस्ट रेट है, तो उससे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है या कंटिन्यू करेगा। दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द मंथली इफेक्ट। देन वीकली रेंजेस वी डिफाइन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, हाउ द मार्केट इज़ गोइंग टू बिहेव, कहाँ पे मार्केट हाई बना सकता है, कहाँ की लिक्विडिटी मार्केट ये वीक में हंट करने जा सकता है, हाउ द मार्केट इज़ गोइंग टू मेक अ वीकली प्रोफाइल, कौन से दिन पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाई बने या लो बने। ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू लुक ऑन द वीकली रेंजेस। देन ऑन डेली रेंजेस कम्स आर AMD, your accumulation, manipulation, distribution, how where the market is opening, where the market is going for a manipulation, taking out the liquidities or old highs and then reversing from there. So this is your consolidation, expansion, reversal, then again retracement, market close हो गया। So all these things comes in the daily range. Then the time of the day, as I said, index में हमारे पास kill zones नहीं होते। So we have your AM session and PM session. So how the market is reacting in the AM session, किस तरह से behave करता है, where you have to look for the trades, and all these things comes under the time of the day. So we'll talk about that in detail. Then the interbank price delivery algorithm. So what is your institutional order, whether it is bearish or whether it is bullish, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप कहाँ हो रही है, देन वेयर द मार्केट इज सीकिंग द लिक्विडिटी, वेयर आर योर की हाइज एंड लोज, यू हैव टू ऑब्जर्व देम ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस। देन योर मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम, एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली, हमने कोर कंटेंट में भी डिस्कस किया था कि किस तरह से मार्केट ट्रैप्स फॉर्म होते हैं, मार्केट मूव करता है, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर द मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम। And previously we have seen for the big picture we only need 2 out of 4, right? And intermediate we need only 2 out of 3, but in the short term perspective we need all 3 things, ठीक है, we need all these 3 things। हम लोग को ये सारी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, किस तरह से कोरिलेट कर रहा है मार्केट अपने पैर के साथ, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे हम लोगों को सारी चीज़ें देखनी है, एंड हाउ दिस इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम मूव्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ऑब्जर्व करनी है ऑन ए शॉर्टर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। सो विल टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल इन द कमिंग लेक्चर्स। सो आने वाले लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स and it will help a lot in improving your trading and your trading journey. So just stay connected, stay disciplined and consistent, because this is how you make money. मैंने पहले ही बोला, money making is a very boring एंड अ स्लो प्रोसेस। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप आओ एक ही दिन पे बैठो और करोड़ों रुपए आप कमा के चले जाओ। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। यू हैव टू ग्राइंड एवरी सिंगल डे स्लोली एंड डू दीज थिंग्स एवरी डे, अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, एंड वन डे यू विल गेट एवरीथिंग। सो दिस इज़ हाउ द कंपाउंडिंग वर्क्स, एज आई सेड, कि आपको शुरू में नहीं पता चलेगा, बट आफ्टर, अगर सपोज आप पहले दिन पे कोई चीज़ कर रहे हो, दूसरे दिन पे कर रहे हो, तीसरे दिन पे कर रहे हो, तो आपको 24-25वें दिन तक कुछ नहीं पता चलेगा महीने के, बट महीने के एंड आते आते एट द एंड 26-27 डे पे आपको इतना ड्रास्टिक चेंज देखने मिलेगा विच विल change the way you think, right? So compounding is a very 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 powerful tool. Use it in everything. So see you in the next lecture. Till then, stay safe, be happy. Thank you.